So quickly take out your history civics book on page number 15, New Kings and Kingdoms, chapter number 2. So we will be starting this chapter. Okay, so let's quickly read the spotlight. India between 700th century to 1200th century. In the previous chapter we have learned about the early medieval period and the late medieval period. तो कौन मुझे बताएगा अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड? एवरीबडी नोज, हमने वहाँ पे पढ़ा था 800 टू 1200 जो होता है आपका अर्ली मेडिवल पीरियड होता है, और लेट मेडिवल पीरियड होता है 1300 टू 1800 सेंचुरी में. ठीक है, तो अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 700 टू 1200 सेंचुरी के बीच की बात है. द ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज. ट्राई पार्टी कन्नौज के लिए कैसे स्ट्रगल किया था, टर्को अफगान इन्वेशन कैसे हुए थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली लोगों पे, और चोलास की केस स्टडी हम पढ़ेंगे. द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया विटनेस द कमिंग ऑफ इस्लाम एंड टर्किश इन्वेजन्स. ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्या क्या किस किस का इन्वेजन हुआ था, क्या कौन कौन जो है मेडिवल पीरियड के बारे में कौन कौन सी सिटीज़ थी जो अराइव हुई थी, अमेजेंस हुआ था, राइज हुई थी. तो वैसे ही इस टाइम पे जो है आपके टर्किश इन्वेजन्स हुए थे, इस्लाम और टर्किश इन्वेजन्स हुए थे. ठीक है, वाई डू यू थिंक इंडिया वॉज इन्वेडेड एंड लूटेड सो मैनी टाइम्स? हमें क्यों लगता है कि इंडिया इतनी बार लूटेड, मतलब कि उससे चोरी हुई. लूटेड मतलब हमेशा उसकी जो भी चीज़ें थी इंडिया के, जो जैसे हम इंडिया को हमने 6th क्लास में भी आपने 5th क्लास में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इंडिया को क्या कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, क्योंकि उसके पास हर चीज़ थी, फ्रॉम फार्मिंग टू क्लोथ्स टू फूड, सब कुछ होता था. लेकिन जो भी आते थे, जो भी राजा आते थे या कोई भी आता था, तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपने हित के बारे में ज़्यादा सोचते थे. कोई ऐसे भी किंग्स आए थे, ऐसे भी किंगडम में ऐसे भी लोग आए थे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे. इस वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ी. चलिए अब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करेंगे इन इंडिया में. King Harshvardhan's death in 647 century was followed by a gradual breakup of his vast kingdom. जो हर्षवर्धन के टाइम पे जो उनका किंगडम था, सोचिए कितने पुरानी बात है, 647 सेंचुरी की बात है, मतलब 700 सेंचुरी से भी पहले की बात है. Vast kingdom between 800 to 1200 century, a number of smaller kingdoms emerged across the subcontinent. जब उनका किंगडम, उनके ख़त्म होने के बाद, उन्होंने इतना अच्छा स्टैंड करके रखा हुआ था अपना किंगडम, जब उनका किंगडम ख़त्म हुआ उस वजह से छोटे सब कॉन्टिनेंट्स में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे किंगडम्स एमर्ज होने लगे. These kingdoms brought about numerous changes in the country's social, economic, political and cultural life. Obviously जब किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, तो वो हर चीज़ पे पड़ता है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकल तरीके से हो, या कल्चरल लोगों की लाइफ पे हो, फूड पे हो, क्लोथिंग पे हो, आर्किटेक्चर पे हो, लिविंग स्किल्स पे हो, वो किसी पे भी वो चीज़ रहती है. अब पढ़ेंगे हम ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज. ट्राई पार्टी क्या थी, कैसे थी, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कन्नौज के लिए उनका स्ट्रगल क्या रहा. Kannauj was the epicenter of all political developments in North India during the long reign of King Harshvardhan. इनके ही टाइम पे ये ट्राई पार्टी बनी थी, तब से ये चली आ रही थी. और कन्नौज जो था वो एक एपिक सेंटर था पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए. वहीं से ही जो अच्छी चीज़ें थी, जो डेवलपमेंट था लोगों का, कल्चरल डेवलपमेंट कह लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कह लीजिए, वो किंग हर्षवर्धन के टाइम पे ही था. इट्स लोकेशन नियर रिवर गंगा हेल्प टू फॉस्टर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन दिस रीजन. वहाँ पे जो है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, ट्रेड बहुत ही अच्छा होता था लोगों को. वो रिवर के पास वो एरिया था और वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होता था. इवन आफ्टर King Harshvardhan's death, Kannauj continued to remain important for different ruling dynasties and its possession was considered to be immensely beneficial. उसके बाद भी जो छोटे छोटे न्यूमरस चेंजेस आए, या आते जाते रहे, आपके किंगडम्स बनते रहे, टूटते रहे, लोग आते जाते रहे, नए किंग्स आते रहे, थ्रोन पे बैठते रहे, जाते रहे, लेकिन वो जो जगह है, जो रिवर गंगा के पास जो जगह थी, वो हमेशा लोगों को अच्छा ट्रेड, अच्छा एग्रीकल्चर देती रही और हमेशा पोजेशन देती रही. अच्छा बेनिफिट ही दिया उसने हमेशा. कितनी ही डायनेस्टीज़ ने उन्हें उस बीच उन्होंने रूल किया. This resulted in a series of battles between the Gujaras
Pratiharas, Rashtrakutas and Palas for the control over the central Gangas valley in general, Kannauj in particular. सब चाहते थे जब जब ये लोग आए, वही मैंने आपको बोली ना बात अभी कि जो भी आता था वो अपने हित में सोचता था मेरा हो जाए, कन्नौज मेरा हो जाए, ठीक है। गुर्जाराज आए, प्रतिहाराज आए, राष्ट्रकूटाज आए, पालाज आए, वो सब चाहते थे, इन चारों में से ये लोग सब अपनी तरफ से पूरा पूरा जोर लगाते थे कि किसी तरह आपस में इन्होंने बैटल्स भी लड़ी, वो हर तरीके से चाहते थे कि उनका पूरी तरीके से इस जगह पे कंट्रोल आ जाए, सो दैट उन्हें फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड उन्हें बहुत अच्छा मिल जाए और उन्हें बेनिफिट करे। दिस फाइट विच वॉज एसेंशियली एम्ड एट सिक्योरिंग द सुप्रीम पोजिशन इन द पोलिटिकल सीन ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया इज नोन एज ट्राई-पार्टी स्ट्रगल, सिंस इट मेनली इन्वॉल्व 3 पार्टीज, गुजारा प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज, ये 3 थे, इसीलिए हम इसे ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज बोलते हैं। बेसिकली ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, 3 ये लोग इन्वॉल्व थे, इसी वजह से हर कोई चाहता था कि हमें पॉलिटिकली एक सुप्रीम पोजीशन मिल जाए सेंट्रल इंडिया में, इसी वजह से इसको नाम दिया हुआ है ट्राई पार्टी स्ट्रगल, क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी और ये लोग इन्होंने बैटल करी थी, लड़े थे ये लोग कि किसी तरह कन्नौज इनका हो जाए। अब गुड टू नो बॉक्स पढ़ेंगे। द राष्ट्रकूटा रूलर पैट्रोनाइज्ड संस्कृत, प्राकृत एंड अभाप्रसम, द सो कॉल्ड मिक्स्ड लैंग्वेजेस विच वर द forerunners of various modern Indian languages. The rock-cut Kailashnath temple at Ellora was built by one of the Rashtrakuta kings, Krishna I. They patronized Shaivism, Jainism, Vaishnavism and were also tolerant towards their other religions. अब ये पढ़ने वाली बात है कि इन्होंने क्या क्या करा। इनके पास ये लैंग्वेजेस थी जिन्हें मिक्स लैंग्वेजेस कहा जाता है, और इन्होंने मॉडर्न इंडिया में इनका बहुत अच्छा हाथ है। इन्होंने एलोरा टेम्पल, कैलाश टेम्पल एलोरा में इनके हाथ का ही इन्होंने ही बनवाया था। दे पैट्रोनाइज्ड, क्या पैट्रोनाइज करते थे, किसे मानते थे, शैविज़म को, जैनिज़्म को, इसके उस पे पाथ पे चलने वाले थे ये, ठीक है, और अदर रिलीजन्स को भी ये मानते थे। अब हम पढ़ेंगे द 3 पावर्स इन ट्राई पार्टी स्ट्रगल। ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल जो हुआ था, अब हम इनकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे कि क्या कैसे हुआ था। द 3 मेन पावर्स इन्वॉल्व इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल्स वर द गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी, ओके, सेकेंड वॉज राष्ट्रकूटाज एंड थर्ड वॉज पालास। तो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द हरिचंद्र। प्लीज़ इसे अंडरलाइन करेंगे, पेंसिल्स अपने हाथ में रखेंगे, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हरिचंद्र ड्यूरिंग द 6th century. Nagabhatta I was the first important ruler of this dynasty and his successors brought the whole of Gujarat and southwestern Rajasthan under their control. ये उस टाइम पे इन्होंने क्या करा था, ये 6th century की बात है। हरिश्चंद्र उनके पहले डायनेस्टी इन्होंने ये फाउंड करा था, प्रतिहारा डायनेस्टी, और नागाभट्टा I उनके फर्स्ट पहले इस डायनेस्टी के सक्सेसर थे थ्रोन के, ठीक है, जिन्होंने पूरा गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान अपने कंट्रोल में कर लिया था। द प्रतिहारा पावर reached its zenith under भोजा एंड भोजा I reigned कौन सी सेंचुरी में, 836 और 885, ओके, 836 to 885 तक इन्होंने ये सेंचुरी में इन्होंने ये रूल करा था। ये जो ब्रैकेट में ये आपको टाइम पीरियड दिया होता है, इसका मतलब होता है कि इस रूलर ने इस डायनेस्टी में इतना टाइम रूल किया था। इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल प्रतिहाराज यूज्ड वेस्टर्न इंडिया एज अ बेस। उन्होंने जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का उसको अपना बेस बना के रखा था, उसको जीतने के बाद, उस पर कंट्रोल लेने के बाद। द राष्ट्रकूटाज who were originally subordinates of the Chalukyas overthrew their master in century 753 century and established an independent dynasty under their chief Danti Durga. अब क्या हुआ, राष्ट्रकूटाज की बात आती है। राष्ट्रकूटाज ने क्या किया था, किसके सबॉर्डिनेट्स थे वो, बेसिकली चालुक्यास के सबॉर्डिनेट्स थे। ओवरथ्रू देयर मास्टर्स 753 एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट। उन्होंने अपने मास्टर को हटा के डायनेस्टी को क्या कर लिया था,
इंडिपेंडेंट डायनेस्टी को अपना चीफ में, अपने अंडर कौन सा चीफ खड़ा कर लिया था? दंती दुर्गा। द टर्म राष्ट्रकूटा मीन्स अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन चार्ज। राष्ट्रकूटा का अपना एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? ऑफिसर इंचार्ज, जो बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे है। ऑफ अ टेरिटोरियल डिवीजन कॉल्ड राष्ट्र। ओके, राष्ट्रकूटा से आया है राष्ट्र। इनिशियली दे रूल्ड द डेक्कन, उन्होंने पूरा उस टाइम पे डेक्कन रूल किया था। लेटर दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम टूवर्ड्स द साउथ एंड साउथ वेस्ट, और धीरे धीरे करके वो लोग अपना कंट्रोल किस पे लेके गए अपने किंगडम का? साउथ और साउथ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया की तरफ वो अपना रूल लेके। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम थर्ड पार्टी के बने। ट्राई पार्टी में जो हमारी तीसरी पार्टी है वो कौन सी है? पाला डायनेस्टी। 3 पार्टीज़ अराइज हुई थी ट्राई पार्टी स्ट्रगल के टाइम पे, जो कन्नौज का प्रॉपर कंट्रोल चाहते थे। ठीक है, तो पहली कौन सी थी? प्रतिहारा से, वो 6th सेंचुरी में आए थे। हरिश्चंद्र ने उनके जो थे फाउंडर थे। नागाभट्टा वन जो थे उनके फर्स्ट डायनेस्टी, उनके फर्स्ट रूलर थे उनकी डायनेस्टी के। उसके बाद क्या आया था? राष्ट्रकूटाज आए थे, जो बेसिकली क्या थे? चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे। उन्होंने अपने मास्टर को ओवरथ्रू करके 753 में अपनी एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाई थी, और उनके अंडर देयर चीफ दंती दुर्गा। ठीक है, राष्ट्रकूटा का मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब पूरा जगत, एक तरीके से टेरिटरी, राष्ट्र। ठीक है, वो वहाँ से वो वर्ड अराइज हुआ था। और उन्होंने क्या करा था? इनिशियली धीरे धीरे उन्होंने पूरा डेक्कन रूल करना शुरू करा, और अपनी जो किंगडम है उसका इन्वेजन कहाँ से किया? एक्सपैंड करते गए साउथ और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में। उसके बाद क्या आया? द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला इन द 8th सेंचुरी। अब 8th सेंचुरी में, ये 6th सेंचुरी में ये आए, 7th में ये आए, 8th में, अब ये 8th सेंचुरी में क्या आए? गोपाला आए। गोपाला ने पाला डायनेस्टी को फाउंड करा। ही स्टार्टेड एज a ruler of a tiny principality also पंड्रवर्धना नियर बोगरा इन द प्रेजेंट डे बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में बोगरा जगह है, ये पुंडवार्धना जगह है। ही स्टार्टेड एज अ रूलर, उन्होंने छोटे से रूलर से एक शुरुआत करी। उन्होंने छोटा रूल करना शुरू करा। आई मीन टाइनी प्रिंसिपैलिटी कॉल्ड पुंड्रवर्धन नियर बोगरा इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश में ये जगह है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ही इंक्लूडेड वांगा इन हिज किंगडम एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर द होल ऑफ बंगाल, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना कंट्रोल बंगाल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, पाला रूलर देवपाला reigned 810 to 850 century, reasserted his authority, अंडरलाइन कर लीजिए reasserted को, his authority in east and in northern Deccan after the death of देवपाला. पाला power started declining. इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया था और बहुत अच्छी तरीके से अपनी डायनेस्टी को ये रूल कर रहे थे 810 850 सेंचुरी के बीच में। उसके बाद क्या हुआ? जब इनकी डेथ हुई, देवपाला की जब डेथ हुई, तो धीरे धीरे जो इनकी डायनेस्टी है, जो इनका किंगडम है, वो डिक्लाइन करने लगा। दो इट रिवाइव ड्यूरिंग द रीन ऑफ माहीपाला। उसके बाद माहीपाला आए सेंचुरी 988 9th सेंचुरी में टू 10th सेंचुरी तक। देखिए 988 टू 1038 यहाँ तक आए। इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड नाउ वॉज कन्फाइंड ओनली टू बिहार। अब सिर्फ बिहार तक उनका एक पकड़ रह गई थी। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब पकड़ उनकी एक बिहार तक रह गई। हम यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। द 3 पावर्स इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल में, बेटा ये मैंने आपको फर्स्ट पैरा में आपको मार्क करवाया था। प्रतिहारा डायनेस्टी 6th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड पैरा में आइए, ओवरथ्रू लिखा हुआ है। सबॉर्डिनेट्स ऑफ द चालुक्यस ओवरथ्रू को अंडरलाइन करिए। उसके बाद नीचे आइए, द टर्म राष्ट्रकूटास मीन्स डेजिग्नेटेड को अंडरलाइन करिए। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आइए, द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला। इसके बाद देखिए प्रिंसिपैलिटी को अंडरलाइन करिए। ठीक है,
अब पढ़ेंगे हम आउटकम ऑफ द ट्राई पार्टी स्ट्रगल। आउटकम्स क्या थे? अब ये सब लड़ाई झगड़े हो गए, धीरे धीरे सब आए 6th 7th 8th सेंचुरी में, यहाँ तक कि पालास जो थे 10th सेंचुरी तक टिके। ठीक है, धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होने लगा, उनकी पकड़ बिहार तक रह गई। ठीक है, आउटकम क्या था एट लास्ट, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या हुआ फिर आखिरकार, ये अब हम पढ़ेंगे। आउटकम ऑफ द ट्राई पार्टी स्ट्रगल, क्या उनके रिजल्ट्स थे, आउटकम क्या रहा, जो ये 3 पावर्स आपस में जिनका स्ट्रगल हुआ था, तो किसने किसको डिफीट करा और किसने स्ट्रांगली डिफेंड करके अथॉरिटी गेन करी। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज 3 किंगडम्स वीकेंड देयर रिसोर्सेज। जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑब्वियसली रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी होगी, सारी चीज़ें उनके पास स्ट्रगल कर करके वीक कर दिया था उन्होंने अपने किंगडम्स को। एट द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी द पाला किंगडम डिक्लाइंड विद इट्स सबॉर्डिनेट्स इन कामरूपा मॉडर्न असम, जिसको बोला जाता है उत्काला मॉडर्न ओडिशा। ओडिशा की तरफ 9th सेंचुरी में जब ये लोग 6th सेंचुरी से इन्होंने ये स्ट्रगल करना शुरू करा और आते आते 9th सेंचुरी तक क्या हुआ, जो इनके किंगडम्स थे वो उनके जो रिसोर्सेज थे वो वीकन हो गए और 9th सेंचुरीज के एंड में पाला किंगडम डिक्लाइन विद इट्स सबॉर्डिनेट्स इन द मॉडर्न असम। असम में वो जाके वहाँ रुके। एंड उत्काला मॉडर्न ओडिशा असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। इवेंचुअली दे वर रिप्लेस्ड बाय द सेना रूलर्स। द लास्ट सेना रूलर लक्ष्मण सेन was defeated by the commander of the Delhi Sultanate मोहम्मद बख्तियार खलजी in 1200 CE। तो क्या हुआ उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने इनको भी, पालास को भी किसने रिप्लेस कर दिया था, सेना रूलर्स ने कर दिया था। और लास्ट सेना रूलर जो था लक्ष्मण सेन जिसका नाम था, उसको कमांडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था, मोहम्मद बख्तियार उस टाइम थे 1200 CE में, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। आफ्टर द सेना डायनेस्टी द देवा डायनेस्टी केम टू पावर इन ईस्टर्न बंगाल। और अब ईस्टर्न बंगाल में क्या हो गया था, किसकी अब डायनेस्टी बन गई थी, देवा डायनेस्टी। द गुजारा, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। द गुजारा प्रतिहारा किंगडम ऑल्सो डिक्लाइन सून आफ्टरवर्ड इट्स सबॉर्डिनेट्स। अब जो ये तो पालास की बात हो गई। गुजारा प्रतिहारा जो थे, जो आपकी ट्राई पार्टी स्ट्रगल की जो एक दूसरी टीम थी, उनका क्या हुआ, उस किंगडम का क्या हुआ, वो भी डिक्लाइन हो गए थे सून आफ्टर इट्स सबॉर्डिनेट। चौहान्स, चंडेलास, गुहिलास, कालाचूरीस, पारामारस और सोलंकीज, ये सारे थे इनके सबॉर्डिनेट्स। इनका भी जो था डिक्लाइन हो गया इनके सबॉर्डिनेट्स के बाद। असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। The Pratihara kingdom thus became weak and it enabled Muhammad Ghazni, an Afghan king, to plunder its western Indian territories mercilessly. Eventually, the lack of unity and constant rivalry within them gave the Turks an opportunity to invade India and lay the foundation of Delhi Sultanate. तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिहारा किंगडम भी वीक पड़ गया और उन्होंने मोहम्मद गजनी को चांस दिया कि वो वेस्टर्न इंडियन टेरिटरीज़ को प्लंडर कर सके। लेकिन उनके लैक ऑफ यूनिटी की वजह से और कांस्टेंट रिवेलरी की वजह से, कांस्टेंट फाइट की वजह से आपस में क्या हुआ, टर्क्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई इंडिया को इन्वेड करने के लिए और उन्होंने अपना वहाँ पे हक जता लिया, अपना वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। किसने, टर्क्स ने, दिल्ली सल्तनत का। द राष्ट्रकूटा किंगडम मेड द सेम फेट। और राष्ट्रकूटास के साथ भी यही हुआ। वन लाइन ऑफ द चालुक्यास हु वर देयर सबॉर्डिनेट्स फाउंडेड व्हाट केम टू बी कॉल्ड लेट चालुक्या डायनेस्टी। दिस गेव द फाइनल डेथ ब्लो टू द डिक्लाइनिंग राष्ट्रकूटा किंगडम्स। जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे धीरे धीरे करके वो भी डिक्लाइन होते गए, लेकिन उनमें से कौन रह गया था, दो चालुक्यास थे वो रह गए थे और उन्होंने अपना होल्ड बना लिया था और उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी बना ली थी। और ऐसे धीरे करते करते और डिक्लाइन हो गया और डिक्रीज होता गया, डिमिनिश होता गया, उनकी स्ट्रेंथ कम पड़ती गई, किसकी, राष्ट्रकूटा किंगडम की। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन।
The new kingdoms were divided into provinces called Bhuktis, which were divided further into Vishyas. The governor was in charge of the Bhuktis and Vishyapati looked after Vishyas. तो दो नए किंगडम्स बने बेटा, जो डिवाइड हुए किसमें, भुक्तीज में, और वो आगे फर्दर डिवाइड हुए विश्यास में. ठीक है. द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन अंडर द विलेज हेडमैन सपोर्टेड बाय विलेज कमिटीज. विलेज में भी स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव आपके डिवीजन बन गए. एक विलेज हेडमैन बनाया उन्होंने, जो विलेज कमिटी थी उन्होंने उनको सपोर्ट किया. द किंग्स ऑफ द न्यूली एमर्ज्ड किंगडम्स adopted high sounding titles such as Maharaj, Adhiraj and Tribhuvan. Kings of the newly emerged kingdom, जो भी ये किंगडम अराइज हुए थे नए, ठीक है, उन्होंने टाइटल्स दे दिए थे. कैसे? महाराज, अधिराज और त्रिभुवन. द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो किंग के कोर्ट में जो मेन होते हैं, वो एक कमिटी डिसाइड होती है, The village was the smallest administrative division under the village headman supported by village committee. The kings of the newly emerged kingdoms adopted high sounding titles such as Maharaj, Adhiraj and Tribhuvan. The king was advised by the council of ministers including the foreign minister Sanghi Vigrajika, storehouse in charge Bhandarika, fort in charge Kotapal, commander of army Mahasenapati and royal priest Rajpurohita. ओके, तो ये सब नाम बोले जाते थे उस टाइम. किंगडम में जो जो नेम यूज़ होते थे ये इन्होंने बताए हैं. जो किंग ऑफ द न्यूली एमर्ज्ड किंगडम्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स. जो न्यूली एमर्ज्ड किंगडम आए थे उसमें उनको टाइटल्स दिए जाते थे. तो जो आपका फॉरेन मिनिस्टर होता था उसको संगी विग्राहिका बोला था. तो जो स्टोर इन हाउस इंचार्ज होता था, जहाँ पे सारा आपके राशन रखा जाता था, ग्रॉसरी रखी जाती थी, उसको क्या जैसे कहते हैं ना भंडार घर, वैसे यहाँ पे क्या बोला था, भंडार घर का. फोर्ट इंचार्ज, जो सारे फोर्ट का वहाँ किंगडम के उनका पैलेस का इंचार्ज होता था, वो होता था कोटापल. और आर्मी, जो कमांडर ऑफ आर्मी होता था, हेड ऑफ आर्मी होता था, उसको बोलते थे महासेनापति. और जो रॉयल प्रीस्ट होता था, जो उनका पुरोहित होता था, उसको बोलते थे राजपुरोहित. मतलब वो उन्हीं का ही होता था, उनके वहाँ के किंगडम का प्रीस्ट होता था, पंडित पुजारी होता था. द किंग मेंटेन्ड हिज ओन आर्मी. किंग की अपनी आर्मी थी. एंड ऑल्सो डिपेंडेड अपॉन हिज फ्यूडेटरीज फॉर ट्रूप्स एंड आर्मेंट्स एट द टाइम ऑफ वॉर. उसकी अपनी आर्मी होती थी और वो ट्रूप्स और आर्मामेंट्स के लिए टाइम के लिए किस पे डिपेंडेड होता था, अपने उन्हीं फ्यूडेटरीज पे. द किंग गेव ग्रांट्स ऑफ लैंड टू मैनी ऑफ हिज लेसर किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ सैलरीज. तो वो क्या करता था, जब उनके एट द टाइम ऑफ वॉर क्या करते थे, जो कॉमन मैन से ये लोग क्या कहते थे कि हमारी आर्मी में आप जुड़ जाइए, और उसके बदले में इंस्टेड ऑफ सैलरीज उनको वो क्या करेंगे, लैंड ग्रांट करते थे. जहाँ पे जो आप उनकी सेना होती थी, जो उनकी आर्मी होती थी, तो वो वहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकते थे. उनको पूरा खाना पीना, उनको पूरी फूडिंग प्रोवाइड करी जाती थी और लैंड प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो वहाँ आराम से रह सके. अब सोशल लाइफ क्या थी इनकी, जो किंगडम अराइज हुए थे, जो डेवलप हुए थे न्यू किंगडम्स, उनकी क्या सोशल लाइफ होती थी. द राजपूत्स वर अ पार्ट ऑफ द क्षत्रियाज क्लास. मोस्ट ऑफ राजपूत रूलिंग क्लासेस केम देयर लीनेज फ्रॉम ईदर अग्नि, उसको क्या बोलते हैं, अग्नि को सन और मून. दे इंजॉयड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. सोसाइटी में राजपूत्स का जो होता था बहुत ही बड़ा नाम होता था. वो क्षत्रिय क्लास, उस वॉरियर क्लास में माने जाते थे. उन लोग को जो आपका जो राजपूत होते थे वो ये माना जाता था उनके लिए उनके लिए स्टेटस बहुत हाई होता, अपने लिए बहुत हाई स्टेटस वो मानते थे. A new class of clerical staff emerged known as कायस्थ. जो न्यू स्टाफ आया था, क्लरिकल स्टाफ था जो उनके नीचे था, उनको क्या बोलते थे, कायस्थ बोलते थे. द पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो वुमेन की पोजीशन थी
जो वुमेन का ओहदा था, जो उनकी इमेज थी वुमेन की, वो इनके बाद डिक्लाइन होनी, मतलब डिक्रीज होनी, डिमिनिश होनी शुरू हो गई। मैनी ईवल प्रैक्टिसेस, उसके बाद ईवल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, सच एज पॉलीगैमी, सती, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा प्रिवेल्ड। और जब वुमेन की जो है इमेज डिक्लाइन होनी शुरू हुई, पोजीशन डिक्लाइन, डिमिनिश होनी शुरू हुई, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं सती की, मतलब वुमेन को ऐसे जला देना था, सैक्रिफाइसिंग, उस टाइम पे ये सती करना मतलब सैक्रिफाइस करना अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को, ये माना जाता था। जो पूरा जो जीता हुआ इंसान, जीती हुई वुमेन होती थी, उसको बिल्कुल अग्नि में मार दिया जाता था। फिर चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई। चाइल्ड मैरिज मतलब बहुत छोटे में ही गर्ल चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो। एग्रीकल्चर जो है सबसे इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, एंड लैंड रेवेन्यू फॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। तो जो इनका स्टेट ट्रेजरी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, और लैंड रेवेन्यू फॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो बाहर से भी और अंदर से भी ट्रेड आना शुरू हो जाता था। शेरनीज और ट्रेड गिल्ड्स कैरियर ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेड प्रिवेल्ड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। जो बाहर एक्सटीरियर वर्ल्ड से जो भी इनका कनेक्शन था, वो कहाँ कहाँ थे, कौन सी कंट्रीज से इनका था? साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड से इनकी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी वो इस तरफ से होती थी। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता था वो यहाँ से टुक प्लेस करता था। इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर भेजना, इम्पोर्ट करना मतलब मंगवाना। तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ा, स्पाइसेस। स्पाइसेस आपके क्या हो गए? ये जो आपका फूड में यूज़ होता है, स्पाइसेस, और प्रीशियस स्टोन्स एंड इम्पोर्टेड हॉर्सेस। इम्पोर्टेड मतलब क्या मंगाते थे? बाहर से घोड़े। और प्रीशियस मेटल्स, मेटल्स मंगाए जाते थे और बाहर भेजा क्या जाता था? आपका टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इंडिया क्या इंपोर्ट करता था और क्या एक्सपोर्ट करता था? तो एक्सपोर्ट करता था इंडिया अपने यहाँ से टेक्सटाइल और स्पीशीज प्रीशियस स्टोन, और इम्पोर्ट करता था हॉर्सेज और प्रीशियस मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ द राजपूत क्लान्स। ठीक है, द ट्राई पार्टी स्ट्रगल गेव राइज टू अ नंबर ऑफ किंगडम। अब जब ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुई थी, जैसे जैसे जो 6, 7, 8, 9 सेंचुरी तक आते आते ट्राई पार्टी स्ट्रगल करके और डिमिनिश होता गया था। जो भी डायनेस्टीज़ थी वो बनी और फिर ख़त्म हुई, और फिर दोबारा नए किंगडम्स अराइज हुए। तो उन्होंने काफ़ी, ट्राई पार्टी स्ट्रगल ने फिर काफ़ी और भी नंबर ऑफ किंगडम्स को नॉर्थ, थ्रू आउट द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में राइज करा था। मैनी ऑफ दीज वर रूल्ड बाय सम वॉर लाइक क्लास। मैनी ऑफ देम वर रूल्ड बाय सम वॉर लाइक क्लान्स ऑफ मिस्टीरियस ओरिजिन। और कुछ इन वॉर की वजह से मिस्टीरियस ओरिजिन हुआ था। वाइल सम राजपूत क्लान्स क्लेम्ड डेसेंट फ्रॉम द सन। क्या बोला था? सूर्यवंशम्स, सूर्यवंशीज बोला था। सम अदर ट्रेस्ड देयर ओरिजिन टू द लूनर फैमिली ऑफ द एशियन पांडवास। उनको चंद्रवंशियंस बोला जाता। तो जब ये राजपूत क्लान्स का राइज हुआ, तब ये भी आगे और डिवाइड होते गए। तो उनका क्या क्या, जो सन से राइज हुए थे उन्हें सूर्यवंशीज कह दिया, और जो लूनर मतलब मून से राइज हुए थे उसको चांद। लूनर मतलब मून हिंदी में बोलते हैं चांद, और सन को हिंदी में बोलते हैं सूर्यवंशम, सूर्य बोलते हैं। तो इसलिए जिनका जो मिस्टीरियस ओरिजिन हुए, उनका ये मानना होता था राजपूत में ही आते थे, लेकिन उनके भी अंडर आते थे, राजपूत के भी अंडर आते थे। तो जिनका सन से ओरिजिन हुआ था उनको सूर्यवंशिम्स कहते थे। और उन्होंने, बाकियों ने अपना ओरिजिन कैसे ट्रेस किया कि हम लूनर फैमिली ऑफ द एशियन पांडवास के हैं, तो हम चंद्रवंशीज हैं। कलेक्टिवली ऑल ऑफ देम वर कॉल्ड राजपूत। जो कि मैंने आपको वैसे कहा, वो ओरिजिन जो राइज था वो राजपूत क्लान से ही था, राजपूत का ही ओरिजिन था। लेकिन उन्होंने अपने को अपना ओरिजिन कैसे डिफ्रेंशिएट किया या डिफाइन किया
कैसे डिफाइन करा उन्होंने अपने, जो जिनको लगा कि हमारा ओरिजिन सन से है तो उन्होंने वहाँ से ट्रेस करा अपना ओरिजिन, और पांडवाज ने अपना ओरिजिन चांद से, लूनर से, मून से, चंद्रवंशी से कर दिया, लेकिन बोला उनको कलेक्टिवली राजपूत ही जाता था। The term Rajput has originated from the word Sanskrit from Rajputra, which means the son of the king. राजपूत का itself मतलब होता है कि एक राजा का बेटा, और someone of royal lineage, जो बहुत ही ज़्यादा रॉयल मतलब एकदम बड़ा lineage का है, जो चला आ रहा है। People of different Rajput clans were known for their bravery. People जो थे, जो लोग थे राजपूत क्लान के, अपनी ब्रेवरी के लिए, अपने करेज के लिए, ठीक है, अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। ये बोला जाता है कि एक राजपूत अपनी जान दे सकता है। एक लेडी राजपूत भी जो होगी वो अपनी इमेज को गिराने से, किसी और के हाथ मरने से खुद मरना पसंद करेगी। और इसके एग्जाम्पल्स हमने बहुत देखे हैं। पृथ्वीराज चौहान का देखा है, पद्मावत का देखा है, आपने मूवीज़ में भी देखा। पद्मावत, शी वॉज अ रॉयल राजपूत वुमन, शी वॉज अ हाईली डिग्निफाइड वुमेन ऑफ रॉयल किंगडम, ऑफ राजपूत किंगडम। वहाँ घराने की वो क्या बोलते हैं, डिग्निफाइड लेडी थी, और उसने किसी और के हाथों से मरने से सोचा कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट राजपूत क्लान्स वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज। अमंग दीज क्लान्स द चौहान्स एंड चाहमन्स emerged as the most powerful one आफ्टर द ट्राई पार्टी स्ट्रगल। और जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ उसके बाद सबसे ज़्यादा जो रॉयल किसी को माना जाता था, जो डिग्निफाइड पोजीशन थी, वो चौहान्स और चमन्स की होती थी। ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बाद उनकी ही सबसे ज़्यादा पावरफुल वन वो माने जाते थे। द चौहान्स वर वासल्स ऑफ द प्रतिहाराज। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। उनके ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर उनके थे पृथ्वीराज चौहान। who was also being referred by the historians as राज राय पिथौरा। उनको क्या भी बोला जाता था, जो हिस्टोरियंस हैं पुराने जो हैं वो उनको क्या बोलते थे? राज पिथौरा बोलते थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान रैन अवे विद संयुक्ता द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद ऑफ कन्नौज, वो उनके साथ चले गए थे संयुक्ता के साथ एंड मैरिड हर, और उनसे पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी। द फेमस पोएट चांद बरदाई composed a beautiful piece of literature based on his folklore called पृथ्वीराज रासो। उन्होंने क्या करा है, जो फेमस पोएट हैं चांद बरदाई, उन्होंने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर उनके ऊपर तैयार करा, जिसको उन्होंने नाम दिया पृथ्वीराज रसो। अ ब्रांच ऑफ चौहान्स फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर, ओरिजिनली नेम्ड अजयमेरू, एंड ब्यूटिफाइड इट विद टेम्पल्स एंड पैलेसेस। तो ब्रांच जो है मतलब चौहान्स के जो भी आगे लीडिंग, जिन्होंने चौहान्स के नाम को या राजपूत के नाम को आगे चलाया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अजमेर सिटी को फाउंड किया और उसका नाम लिखा अजयमेरू, और उसको ब्यूटीफुली, उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से उस सिटी को तैयार करा, उसमें टेम्पल्स और पैलेसेस बना के। यू हैव टू फाइंड आउट ये कौन सी जगह है। ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स में पिक्चर दी हुई है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस फेमस टेम्पल इन गुजरात, इसका आपको नाम देखना है। एंड व्हाट वे इज़ महमूद ऑफ गजनी कनेक्टेड टू दिस टेम्पल, और आपको महमूद ऑफ गजनी जो है इस टेम्पल से कैसे कनेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टर्को अफगान इन्वेशंस बाय गजनी एंड गौरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ताउम्र आपको याद रहने वाला टॉपिक है। काफ़ी इन लोगों ने, अफगान्स ने, गजनी और गौरी ने काफ़ी ही इन्वेजन्स करे हैं, तो ये हमेशा आगे भी चलने वाला है। ये आपको और डीप में अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी डीप में भी आपको ये स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, ये 10th सेंचुरी की बात है। न्यू किंगडम अराइज हुआ था गजनी अफगानिस्तान में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर वॉज महमूद गजनी। बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में इनका नाम है, इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करे हैं।
अपनी जगह सब ये हिस्टोरिकल लीडर्स हैं, किसी ने कैसे काम करा है, किसी ने कैसे काम करा है, वो हम पढ़ेंगे. हु रेडेड एंड प्लंडर्ड इंडियन 17 times, but 1000 and 1027 CE he plundered the rich cities of North India such as Nagarkot, Thaneshwar, Mathura and Kannauj. इन्होंने क्या किया था, रेड किया था इंडिया को, इंडिया से जो भी था सारा सामान ये लोग चुरा के ले गए थे, प्लंडर कर लिया था, रेड करा था इंडिया को 17 सेंचुरी में 17 टाइम्स. कौन सी, ये 10th सेंचुरी की बात है. ही प्लंडर्ड द रिच सिटीज़, जो नॉर्थ इंडिया की एकदम रिच से रिच सिटीज़ थी, जो हमारे पास जितना भी सारा सब चीज़ें थी, मटेरियल्स थे, वो सब वो यहाँ से ले गए थे. कहाँ कहाँ से, नागरकोट से, थानेश्वर से, मथुरा से और कन्नौज से. ठीक है. महमूद इवन ऑक्यूपाइड पंजाब एंड मुल्तान, पंजाब और मुल्तान को भी उन्होंने रेड किया था, एक तरीके से चोरी ही होती है, ये किया था. हिज इन्वेजन्स एक्सप्लोडेड द वीकनेसेस ऑफ द इंडियन रूलर्स. महमूद even occupied पंजाब एंड मुल्तान. हिज इन्वेजन्स एक्सपोर्ट द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स. और जैसे जैसे उसने एक्सपोज करा इंडियंस का जो वीकनेसेस थी वो आगे आने लगी. महमूद यूज द वेल्थ ही लूटेड फ्रॉम इंडिया टू ब्यूटिफाई गजनी. उसने क्या करा, ये जो अपनी जगह है गाजनी अफ़गानिस्तान में, उसने जो भी यहाँ रॉब किया था, मोहम्मद गजनी ने जो भी यहाँ से रॉब किया था, लूटेड और एवरीथिंग, जो भी वो उसने कहाँ किया, उसने गजनी में अपने शहर को बहुत ब्यूटिफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए यूज़ करा. अब कौन आया, अल बिरूनी, द ग्रेट पर्शियन स्कॉलर हु रोट अ बुक ऑन इंडिया कॉल्ड द किताब उल हिंद और ताकिक इक हिंद, accompanied गजनी ऑन हिज इंडियन एक्सपेडिशन. किसने, ये जो पर्शियन स्कॉलर था अल बिरूनी, इसने क्या किया, गजनी को कंपनी किया इंडियन एक्सपेडिशन से, और इसने ये बुक्स लिखी थी, किताबुल हिंद. और ये हिंद किसको बोला जाता था, इंडिया का. अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि एशिया के लोग, चाइना के लोग क्या क्या इंडिया को बोलते थे. फाइनली ब्रिटिशर्स ने आके जो नाम है इंडिया का, हिंदुस्तान का नाम इंडिया रखा था, और वो तब से ही चला आ रहा है. लेकिन उस टाइम पे इंडिया को हिंद बोला जाता था, तो उन्होंने उसी नाम से ये बुक्स तब लिखी थी. ठीक है. दिस बुक इज़ अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया इन दोज टाइम्स. उस बुक में सारी रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंडिया की, कहाँ किसने कैसे क्या किया, कौन रूलर कब आया, कैसे स्ट्रगल हुए, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, काफ़ी कुछ उसमें इंफॉर्मेशन इंडिया की दे रखी है. द नेक्स्ट सीरीज ऑफ टर्किश इन्वेजन्स वॉज स्टार्टेड बाय शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी. अब आया गोरी किसमें, 11th सेंचुरी में. किसमें, 11th सेंचुरी में, 1175 में. ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टरेन. अंडरलाइन करेंगे इसको, उसने कब उनको डिफीट करा, 11th सेंचुरी में, 1192 CE में, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया. तो जब वो आए तो उन्होंने इसको डिफीट करके, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके अपना रूल इंडिया में जमा लिया. अनलाइक महमूद गजनी हु केम टू इंडिया ओनली टू प्लंडर एंड एक्वायर वेल्थ. वो सिर्फ सामान चुराने आया था, रॉब करने आया था, इंडिया को प्लंडर करने, लूट करने आया था. लेकिन जो मोहम्मद गोरी थे, वो क्या करने आए थे, इंडिया को रूल करने आए थे. who came to India only to plunder and acquire wealth. गोरी wanted to establish an empire in India. लेकिन ये किस मकसद से आए थे, वो इंडिया इस अपना जो एम्पायर है वो इंडिया में इस्टेब्लिश करने आए थे. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेजन्स. दीज टर्को अफगान्स इन्वेजन्स लेड टू द intermingling of cultures as had happened in the past with the coming of the Hunas and Kushnas. The religious culture prevailing in India at that time consisted of idol worship and elaborate rituals. तो अब यहाँ क्या हुआ था, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोगों ने क्या करना शुरू करा, जो कल्चर था उसमें जो है उन्होंने आइडियल को मतलब आइडल क्या होते हैं आपके, जैसे अभी भी हम अपने मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, उसमें उन्होंने उसको रिचुअल्स को एलैबोरेट करके उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया. ऑन द अदर हैंड दीज इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय इस्लाम. और वो इस्लाम को
मानने लगे। दे ब्रॉट द इस्लामिक कल्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल फॉर्मलेस गॉड। उन्होंने कहा कि एक ही भगवान है और उसी को मानो। द ब्लेंडिंग ऑफ दीज टू कल्चर्स एंड द ट्रेडिशन एंड कस्टम कॉम्प्रोमाइजेज प्रेजेंट डे इंडियन कल्चर। और आज भी वो कल्चर आता जा रहा है। एक कल्चर था कि मूर्त को पूजना गॉड के रूप में, और एक कल्चर था इन्होंने जो इस्लाम को फॉलो करा। तो ये दोनों जब कल्चर मिले तो ये क्या बन गया, दीज ब्लेंडिंग ऑफ दीज टू कल्चर्स एंड देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम कॉम्प्रोमाइजेस प्रेजेंट डे इंडियन कल्चर। तो ये आज तक चला आ रहा है, ये कल्चर हमारा आज तक सब मानते आ रहे हैं इंडिया में लोग।